बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं जुल्करनैन इकबाल। आप देख रहे हैं 6 न्यूज़ और प्रोग्राम का नाम है अंधा कानून। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सभी अदालतों के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। 92 न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, नन अदर दैन साकिब बशीर साहब। उसके अलावा एक नौजवान सहाफ़ी जो बड़े उभरते हुए सामने आ रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उनकी तहरीरें जो है आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी मशहूर हैं। पब्लिक टीवी से इनका ताल्लुक है। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की वैसे बीट करते हैं। उनसे आज जानते हैं, आज जो स्टोरीज हमने डिस्कस करनी है वो ये साइफर का ट्रायल है जो जेल में हुआ। पिछली बार भी साकिब बशीर साहब मौजूद थे, इस दफ़ा उनके साथ क्या हुआ, गए या नहीं गए और अंदर का क्या अहवाल था, वो डिस्कस करेंगे। और एक बार फिर मुबारकबाद कि मियाँ साहब मासूम साबित हो गए, हम सारे चोर साबित हो गए, क्योंकि मुल्क तो मैंने और आपने लूटा, बाकी तो किसी ने कुछ नहीं किया। उसके ऊपर भी साकिब बशीर साहब से बात करेंगे, हाई कोर्ट में क्या हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट में जो आज भुट्टो साहब वाला मामला हुआ, रेफरेंस के ऊपर समाअत हुई, काजी साहब को वजाहत भी देनी पड़ी कि बेंच नो रुकनी क्यों बना और कैसे बना। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। साकिब बशीर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। पहले तो बताइए सुबह साइफर वाला क्या हुआ, आपको जाने दिया कि अंदर, या आप भी वो सजड़ा ने बुआ के चीख ताड़ ली थी? नहीं, वो इजाज़त नहीं दी गई। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जज साहब की तरफ से अब जो वहाँ पे जेल में जहाँ पे समाअत हो रही है, जिसको जेल जो कोर्ट डिक्लेयर किया जाता है, तो वो बुनियादी तौर पर जज का काम होता है कि उसको कैसे उसको रेगुलेट करना है उस कमरे के अंदर जो कुछ भी हो रहा है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सुपरिटेंडेंट जेल का जो है वो कमाल है या किसी और का, लेकिन ये है कि ये जज साहब का ही काम है कि वो इसको इस तरह रेगुलेट करें। वहाँ उन्होंने 5 दोस्तों को इजाज़त दी, तकरीबन 5 या 6 दोस्त और भी मौजूद थे, जो इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी मौजूद थे वहाँ पे, तो उनको भी इजाज़त दे दी जाती तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होता। और अच्छा, जो गए थे वो कौन कौन थे? काजी रिजवान साहब थे दुनिया न्यूज़ से, जी। और इसके बाद यासर हकीम थे समा न्यूज़ से, और इसके अलावा फ़ारूक हिजाज थे ARY से, और इसके अलावा एक फैज़ अहमद हैं, दोस्त हैं GNN से। इसके अलावा एक और कोई दोस्त थे, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो ये 5 जो है दोस्त वहाँ पे उनको आज इजाज़त मिली थी। अच्छी बात है, उन दोस्तों को भी इजाज़त मिली है, लेकिन बाकी दोस्तों को भी इजाज़त होनी चाहिए। और मैं या मेरे साथ जो कोर्ट रिपोर्टर हैं उनको भी इजाज़त इसलिए होनी चाहिए कि क्योंकि डे 1 से हम जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये केस चल रहा था, इसके ट्रायल को कवर कर रहे हैं, और ट्रायल इससे पहले भी जितने भी इसमें प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं वो कवर कर चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल में हर्डल क्रिएट करना, रोकना, जाने पर पाबंदी लगा देना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आते हैं अंदर क्या हुआ है। आज की जो समाअत थी उसमें इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो नहीं हो सकी, कल तक मुलतवी हुआ है मामला। आज कोई 5-6 एप्लीकेशंस जो है वो दायर की गई थी इमरान खान की जानिब से और जो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, और उनका एक फोकस रहा है कि वहाँ मीडिया की जो वहाँ पे आना है, उस पर जो कदगन लगाई गई है, रोका गया है, इसको ख़त्म करें और मीडिया को अंदर आने दें। अब वो किस तरह रेगुलेट करेंगे, किस तरह नहीं करेंगे, जज साहब ने कहा है कि मैं इसको मामले को देखता हूँ, जेल इंतज़ामिया के साथ उठाता हूँ, लेकिन इशू वही है कि जब तक कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं होगी, कोई फोकल पर्सन नहीं होगा, जब तक कि कोर्ट रिपोर्टर्स को नहीं पता होगा, सहाफ़ियों को। अब इंटरनेशनल मीडिया के भी 3-4 सहाफ़ी पिछली 4 समातों से जा रहे हैं, अब 3 समातों से, तो आज की मिलाकर तो एक समात पे मैं अंदर चला गया, 2 समातों पे मुझे नहीं एंट्री की इजाज़त मिली, और उन तमाम दोस्तों को किसी भी समात में जाने की इजाज़त नहीं मिली। अब उनको अगर बता दिया जाए कि आपको दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो नहीं जाएंगे, अगर बता दिया जाए कि मिलेगी तो फिर जाएंगे। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है कि कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जज साहब इस मामले पे क्या कहते हैं? खाली ये कहते हैं मैं टेकअप करूंगा, वो ऑर्डर दे दे तो सारा काम क्लियर हो जाना। असल में जो जज साहब हैं वो अपने जो ऑर्डर है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा, मतलब अब क्यों नहीं करवा पा रहे ये उनको पता होगा। उन्होंने ऑर्डर में बड़ा जो चीज़ लिखी थी, उन्होंने कहा कि जनरल पब्लिक में से जिस बंदे की ख्वाहिश होगी वो अंदर जा सकेगा। भाई कहाँ पे, मतलब ख्वाहिश क्या, वहाँ पे हम 6 बजे उठते हैं, तैयारी करके सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना, 1.5 घंटा वहाँ सफ़र तय करके, आपकी प्रोसीडिंग 9 बजे शुरू होती है, हम 8:15 वहाँ पहुँचे, और भी दोस्त वहाँ पे पहुँचे, और उनको आप जलील व ख्वार कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं अपने ऑर्डर में। तो ये झूठ तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं लगता कि
जो ऑर्डर हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और जो जेल इंतजामिया ने अंदर जो माहौल बनाया हुआ है वो ज्यादा हैरान कुन मेरे लिए है कि भाई कोर्ट, जो जेल के अंदर जो कोर्ट है वो कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम का मतलब वो ओपन कोर्ट है और वहां पे उस प्रोसीडिंग्स को इजाजत मिलनी चाहिए। जो एसओपीज हैं, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। वो एसओपीज तो हम पहले भी फॉलो करते हैं, जहां पे भी जाते हैं, डयाला जेल में भी करेंगे। तो वहां मतलब एक अजीब सा सिनेरियो बना है। कल आप देखेंगे। अच्छा ये बताइए कि आज जो सुना है कि कोई शीशा लगा दिया गया था खान साहब के और रिपोर्टर्स के बीच में कि किसी से गपशप ना हो सके कोई? हाँ, इस तरह भी मतलब ये बताया गया है कि जो मीडिया है, मीडिया के आगे शीशा लगा हुआ है, शीशे के आगे जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक के आगे जनाब फिर एक वेटिंग एरिया कहीं क्या कहीं उसमें एक पार्टीशन लगाई हुई है, थोड़ा सा खाली एरिया है, उसके आगे वकील बैठे हुए हैं, उसके आगे रोस्ट्रम है, रोस्ट्रम से आगे जज साहब जो है वो स्टेज पे बैठे हुए हैं। काफ़ी कह रहे हैं दूर है। पिछली दफ़ा भी मैं गया था तो पिछली दफ़ा भी काफ़ी दूर था, मतलब बात करते बड़ी वो ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता था। इस दफ़ा बताया कि उससे भी एक स्टेप जो है पीछे ले गए मीडिया को और शीशा भी लगा दिया। इंटरेक्शन भी नहीं हुई इमरान खान के साथ। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि ये ओपन ट्रायल वाला मामला पहले 29 अगस्त से लेकर आप 21 नवंबर तक आपने सारा कदम कराया, आप दोबारा उसी फॉर्मेट के तहत अगर आप करेंगे तो फिर सवालात उठेंगे। सलमान सफदर साहब ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी कि उनकी इमरान खान साहब की फैमिली को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। जी, वो भी उन्होंने मतलब बताया कि वो फैमिली उनकी अंदर गई, उनको किसी कमरे में रखा गया कि आप वेट करें, फिर वेट करते बाहर से कोई कुंडी लगा दी गई है, इस तरह का कोई मामला हुआ। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि हर स्टेप पे एक अजीबोगरीब सीन जो है वो शुरू हुआ है। अब उसका मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा। सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो प्रोसिक्यूशन का होगा कि दोबारा आपके इस ट्रायल पे सवाल उठेंगे। और एक आखिरी बात मैं करूंगा कि जब साइफर केस ओपन एंड शट केस है, आपने बंदे को सजाए मौत देनी है, बंदा भी आम नहीं है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का और मुंतखब वज़ीर आज़म है, और आप उसको छुपा के जनाब ट्रायल करना चाहते हैं। हासिल क्या करना है भाई? आपके पास हर चीज सबूत मौजूद है, तो फिर छुपाने की बात क्या है? मीडिया के सामने ट्रायल करें। प्रोसिक्यूशन इसलिए मुतमईन है, शायद वो समझ रहे हैं कि साड़ी उत्ते गल हो गई है और जज साहब को भारत साहब को नजर भी आ रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। अब इसका वही बता सकते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है या बैक ऑफ द माइंड उनके पास क्या हल है इस बातों का। वसीम मलिक साहब, मुख्तसर बताइएगा इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? आप भी जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट तक की हम कवर करते हैं। को मामला वो असास नौयत का हो तो खुद जजेस कहते हैं इसको हम इन कैमरा कर लेंगे, अदरवाइज ओपन ही सारा कुछ होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रोटेस्ट करता हूँ। आपके प्रोग्राम का नाम है अंधा कानून, लेकिन मौजूदा वक्त में हमारे यहाँ जो इस वक्त कानून राइज है, हाँ। वो देखता है कि किसको रिलीफ देना है। अगर आज के दिन की अगर बात कर ली जाए तो हाँ। पाकिस्तान में 3 साबिक वज़ीर आज़म 3 मुख्तलिफ अदालतों में थे। फिर हमने देखा कि साकिब बशीर साहब ने आपको बताया कि जो एक साबिक वज़ीर आज़म जेल के अंदर है, उनका ट्रायल किस तरह से हुआ। सिर्फ कानून ही नहीं, एक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है और मातहत अदलिया काम है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। वहाँ क्या सूरत हाल थी, फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो देखा वहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो रेफरेंस था उसके ऊपर किस तरह से सूरत हाल हुई, और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सूरत हाल हुई उसमें हमने देखा। अब देखिए 25 अक्टूबर को पहली मरतबा नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं, हिफाजती ज़मानत भी दायर होती है और उसके साथ साथ जो अपीलें हैं वो बहाल भी करवाई जाती हैं। और आज 12 दिसंबर है, 5 समातें हुई हैं। इन 5 समातों में वो बाइज्जत तौर पर बरी भी हो चुके हैं। और हैरान कुन तौर पर 28 अगस्त को जो एक और साबिक वज़ीर आज़म जो जेल के अंदर है इस वक्त, उन्हें साइबर के मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई थी। तब से लेकर आज 12 दिसंबर तक जो ट्रायल कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, तीनों फोरम्स इस्तेमाल किए गए, मगर एक वज़ीर आज़म को जमानत अभी तक नहीं मिली, जबकि दूसरे जो वज़ीर आज़म है वो बाइज्जत बरी हो गए। वैसे साकिब बशीर साहब, जो वसीम मलिक ने भी पॉइंट आउट किया है मियाँ साहब का कि जी वो 2 हफ्ते गालिबन लगते हैं या 3 हफ्ते में उनकी बरीयतें भी हो गई, 5 समातें हुई। वैसे ये 2 समातों का मैक्सिमम केस था, एक में अल अजीजिया और एक में एवनफील्ड नैब से बुला के उन्होंने जब पूछा, नैब ने कहा जी है बिस्मिल्लाह जी, भाग लगे रहना, जोड़ियां सलामत रहन। तो ये मतलब बाकी 3 समातें समझ लें गोंगलू पे से मिट्टी झाड़ी, उन्होंने किया कराया तो कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल, जो आज की हाँ वो भी उसका भी सर आज की समात का भी बताते हैं। वो जो पॉइंट आउट किया है वो तो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन एक जो अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन है मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रायल जितने भी उस वक्त भी किए गए, अब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन के सबूत थे, सब कुछ थी या नहीं थे, 2 सूरतें हैं ना, या थे या नहीं थे। बिल्कुल। अब प्रोसिक्यूशन उसको साबित करना है। अब सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ वो जो साइकिल है 5 साल साइकिल है, तो उसमें हमेशा से
वो चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, बकल जाकर वो मामला हो जाएगा। अब उसमें जो नैब के जो नैब ने जो केस बनाए थे उस वक्त, और जज बशीर साहब ने भी उस पर सजाएं दी थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा लकूनास जो थे वो इसी तरह ही है जिस तरह आज जो है वो एक ट्रायल इमरान खान का जो है वो मुकम्मल हुआ है तोशा खाना वाला, उसमें इतनी चीज़ें हैं, और अभी मतलब हाई कोर्ट लेके बैठी हुई मेरे लिए हैरान कौन है। तो तोशा खाना में इतनी चीज़ें हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। तोशा खाना में 100% कलअदम होनी है सजा, उसमें वो बरी होंगे। अब जो साइफर हो रहा है जिस तरह, इसी तरह ये केसेस जो है वो तब भी चलाए गए थे और आज ये कंक्लूड हुए हैं। तो कंक्लूड जिस तरह इन्होंने बताया, मैं थोड़ा सा मजीद इसको जो है वो क्लोज करता हूँ कि 1 जनवरी 2019 को अपील दायर हुई, और आज ये इसकी जो पहली समाअत हुई वो मेरिट पे वो हुई 7 दिसंबर 2023 को, और पहली समाअत में जो अमजद परवेज साहब थे उन्होंने मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे दलाइल दिए, और 2-2.5 घंटे दलाइल देने के बाद उन्होंने आज तकरीबन लिया पौना घंटा, तो 3 घंटे दलाइल हो गए, और तकरीबन पौना घंटा लिया नैब ने। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 6 या 5 या 6 साल जो है उसमें टोटल 6 घंटे इसमें दलाइल हुए और सारा काम खत्म हो गया। तो ये अच्छा, वो भी इस वजह से कि मियां साहब पाकिस्तान में नहीं थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साकिब भाई बेहतर जानते हैं कि गालबन इमरान खान की वो जो साइफर के मुकदमे की जमानत के ऊपर दलाइल थे वो 10 घंटे हुए थे, सिर्फ जमानत के मुकदमे पे दलाइल। बिल्कुल जी, वो ये है। अच्छा, नैब ने आज 45 मिनट क्या कहा? वो तो 45 सेकंड वाला काम करती है। नैब ने जो 45 मिनट जो है वो कुछ नहीं कहा, बस नैब की पोजीशन भी बड़ी कंफ्यूज थी, और खास तौर पर मैं एक और बात करूंगा। मेरा ख्याल है उन्होंने कहा जज साहब को सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो जज साहिबान थे, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे। अच्छा, कंफ्यूज आप कहेंगे कि बड़ी अजीब बात है यार, जज साहब के हवाले से कहीं कंटेम्प्ट वैसे माइंड तो क्लियर था उनका करना क्या है। नहीं, अब कंफ्यूज इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने एक मामला क्लोज कर दिया जज वीडियो स्कैंडल वाला, कि उसके सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, हालांकि वो उनको देखना चाहिए था। ये 2019 का जज वीडियो स्कैंडल हाई कोर्ट ने आज इग्नोर किया। मैं आपको लिख के दे रहा हूं 2023 और 24 का भी जज वीडियो स्कैंडल आएगा, ये बनता रहेगा। आप एक दफा इग्नोर कर देंगे तो बनता रहेगा। उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने पिछली दफा कहा मेरिट पे आर्गूमेंट्स करें, मेरिट पे 2 घंटे आर्गूमेंट्स होते रहे। आज दोबारा जब नैब आया तो उनसे दोबारा उन्होंने खोल लिया, हाँ जी आप बताएं। नैब ने भी कहा, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी, वो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत कुछ लिखा है, ये तो हमने देखना है कैसे इस तरह इससे निकल सकते हैं, ये है वो है। वो फिर उनको बुलाया अमजद परवेज आजम तारड़ साहब को, वो दोबारा उन्होंने बात की, दोबारा उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि रिमांड बैक हो जाए। जब वो हल्के फुल्के कन्विंस हुए तो इन्होंने आपस में मशवरा किया, 1.5 मिनट के बाद कहा मेरिट पे आर्गूमेंट्स करें। तो अब जो है वो ये भी बड़ी अजीब सी सूरत हाल। तो फिर मेरिट पे आर्गूमेंट्स उन्होंने क्या करने थे, उन्होंने कहा, नैब ने मेरिट्स पे आर्गूमेंट्स किए। मैं आपको बिल्कुल एक जुमले में इसको कर दूं। नैब ने कहा कि हमने जितनी भी उसके साथ लाए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो सारे फोटो कॉपीज थी। कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी सारी फोटोकॉपी। वही मैंने कहा 45 सेकंड वाला काम कर दिया, 45 मिनट उनका कहाँ घसीटते हैं। एक कमेंट मैं यहाँ करता हूँ, जिस तरह साकिब भाई ने भी कहा, ऑब्वियसली उन्होंने ट्रायल कवर किया होगा, उस वक्त के जो सजाएं दी गई थी वो मुतनाज़ा थी, मगर जिस तरीके से जो ये सारी बरियत हुई है, क्या वो भी मुतनाज़ा नहीं होगी? वो भी मेरे ख्याल में मुतनाज़ा ही रहेगी। अच्छा, वैसे ये मतलब मेरा तो ख्याल है नैब ने कहा होगा सर शाकर तू आपसे आना है, साढ़े चेहरे पढ़ा ला तो मुझे, तो इस वजह से हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा भुट्टो रेफरेंस पे। वसीम मलिक साहब ये सुबह सुबह चीफ जस्टिस साहब को सत्य सवेरे बस निकल रहे हैं, आप लास्ट कमेंट है उसके बाद करते हैं। सत्य सवेरे क्यों ये चीफ जस्टिस साहब को वजाहत देनी पड़ी कि जी नूर बेंच हमने इसलिए बनाया था कि एक जज साहब ने खुद कहा मैं नहीं बैठूंगा, 3 जो है ना वो जाती वजूहात पे उन्होंने कहा जी शामिल नहीं होंगे इसमें। तो ये क्यों मामला इससे हद तक गया कि वजाहतें क्यों देना पड़ रही है काजी साहब को? अब तो कमेटी फैसले कर रही है बज़ाहिर कागजों में। देखिए, जिस तरह कमेटी फैसले कर रही है और गुज़श्ता रोज़ कमेटी के एक मेंबर जस्टिस इजाजुल हसन, उनका एक खत सामने आया और उन्होंने उसके सामने बताया कि ऑब्वियसली उसमें जो कमेटी में हम देखते हैं बज़ाहिर जो अक्सरियत है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की है, मगर जिस तरह ख़त में बताया गया कि उनके सामने जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं जिसमें जो फ़ौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का मामला था या इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आइनी दरखास्तों का मामला था, तो बेंच कुछ और तय हुए थे या उनके सामने कुछ और बताए गए थे, मगर जब काज लिस्ट आई तो मामला बिल्कुल ही उलट निकला। और उसके साथ साथ जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं जो पब्लिक किए गए वो भी उनसे साइन नहीं करवाए गए। तो कल से जो एक पूरी कंट्रोवर्सी थी, तो आज जैसे ही समाअत का आगाज हुआ सबसे पहले जनाब चीफ जस्टिस ने उसकी वजाहत दी और बताया कि 1-2 फाजिल मेंबर हैं वो खुद रिक्यूज कर गए और 2 मुयस्सर नहीं थे, और इस हवाले से फिर आगे समाअत चली भी सही। मगर मैं ये समझता हूँ कि देखिए
बिल्कुल इस मुकदमे को जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो का हम पढ़ते हैं कि एक ट्रायल हुआ, हाई कोर्ट में ट्रायल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में वो जजमेंट सस्टेन की गई, उसके ऊपर उस फैसले को अगर वो अदालती कत्ल था, सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। मगर जो सबसे अहम सवाल वो आज मेंटेनेबिलिटी पे उठा जस्टिस मंसूर अली शाह ने। उनका ये कहना था कि आइन के आर्टिकल 186 के तहत अगर सदर मुमलिकत ने ये रेफरेंस भेजा है तो इस पे बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह जो माजी का फैसला है उसको रिव्यू कर सकती है, क्योंकि रिव्यू का इख्तियार भी इस्तेमाल किया गया है। हमारे पास ना तो कोई रेमेडी ऐसी है कि 2 रिव्यू इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इस मुकदमे में ऐसा किया गया तो फिर तो कल को कोई भी सदर मुमलिकत हैं वो ऐसा कोई रेफरेंस भेज दें कि हर बंदा ही अपने माजी के केसेस खुलवाने लग जाए। तो बहरहाल उसके ऊपर अब अदालत ने अदालती मुआवनीन जो हैं वो मुकर्रर किए हैं। कुछ आइनी हमारे वकला हैं उनके नाम हैं जो वो आएंगे, वो सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सवालात उठाएंगे, जो अदालत की मुआवनत करेंगे। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये रेफरेंस सुना जाना चाहिए और इसमें जो 5 सवालात हैं उसके ऊपर राय देनी चाहिए, तो फिर जाके जो फौजदारी मुकदमात से मुतल्लिक भी कुछ मुआवनीन थे वो फिर अदालत को बस साकिब बशीर साहब से कमेंट लेते हैं, फिर ये जल्दी में इनको फिर जो है ना रुखसत करते हैं। साकिब भाई आप ये बताइएगा कि कोई रेमेडी अवेलेबल वैसे बनती तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू भी हो गया, अब अगर जिस अंदाज में ये रेफरेंस दायर किया था टेकअप हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला कर सकती है? वैसे भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सिर्फ आपसे राय मांगी जाती है कि बताइए ठीक है या गलत है, तो उसमें सजा कैसे कलदम हो सकती है? असल में वो किसी न किसी सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट पे जो दाग लगा हुआ है वो धोने की कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। उस पर कोई राय वो ऐसी दे दें कि जिससे तासुर ये जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उस वक़्त किया था वो गलत था, वो अदालती कत्ल था। और उसमें जो ख़ास तौर पर जो बात आ सकती है, जो उस वक़्त के जजेस थे जिन्होंने ये फ़ैसला दिया था उनके हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन, कोई राय, मेरा ये ख्याल है कि बात जो है वो उस तरफ भी जा सकती है। वो बेचारे सारे दुनिया में नहीं है, जिसका फैसला था वो भी दुनिया में नहीं है। बहरहाल ये इससे पॉलिटिकल गेन क्या होगा वो भी समझ में नहीं आ रहा। साकिब भाई आप, क्योंकि साकिब साहब आजकल मीडिया की डार्लिंग है, इनको बहुत सारे चैनल से कॉल आ रही हैं, तो साकिब भाई को हम इजाज़त देते हैं। वसीम हमारे साथ होंगे। वसीम मलिक साहब, जो लेटर लिखा गया है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की जानिब से आज एक और, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। इसमें उन्होंने कहा है कि मुझे तो सिर्फ सियासी एलीट का जो मैं हिस्सा नहीं बना उसके ऊपर ये निशाना बनाया जा रहा है, उनके हाथ का खिलौना मैं क्यों बनूं, और कहा है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट का खड़ा होना चाहिए। आपको लगता है कि ये उसी चीज़ की इनको सज़ा मिल रही है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पहले दिन से मेरा तो एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर उनके खिलाफ इस हवाले से कोई भी सबूत हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने जिस कदर वो आके बाहर मीडिया के ऊपर हमारे कुछ साथी दोस्तों के व्लॉग्स में वो दावे कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर एक जज जो खुद कह रहा है कि उसकी जो आइनी दरखास्तें हैं वो खुली अदालत में लगने जा रही हैं, वो अपनी कार्रवाई को वहाँ पर चलाना चाह रहा है, और वहाँ पर जहाँ पर किसी भी अदालत में मीडिया मौजूद होता है, अभी साकिब भाई बैठे थे, उन्होंने जो साइफर केस के ट्रायल की वजह से बात की, जब भी कोई मीडिया बैठा होगा तो वो समाज पब्लिक होगी, वहां जो कुछ भी होगा कार्रवाई होगी, उनके ऊपर, उनकी जायदादों के ऊपर कोई सवालात उठ रहे होंगे तो वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा होगा, आप रिपोर्ट कर रहे होंगे, हम बाहर आके बता रहे होंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की अक्सरियत है और वो जिस कार्रवाई को आगे चलाना चाहते हैं, तो उससे मुझे दाल में कुछ काला जरूर लगता है। हाँ, मैंने आज एक और भी जो उन्होंने काम किया है, खुद बेंच बनाया, फिक्स किया अपनी मर्जी का 15 तारीख को, और उससे पहले हेयरिंग भी रख ली। ये नहीं हो सकता कि हेयरिंग रखी। देखिए जराए का अब ये भी बताना है कि ना सिर्फ हेयरिंग रखी, बल्कि ये जो इजलास बुलाया गया रात गए बुलाया गया। हाँ जी, और रात 11 बजे के करीब नोटिस बिल्कुल ऐसे ही जजों को नोटिस मौसूल करवाए गए। तो ये बड़ी देखिए, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, बड़े मोजेज और आप कह लीजिए कि बड़े मोजेज ये फोरम्स हैं, इंतजामी और अदालती फोरम्स। अगर यहाँ पर भी इंसाफ होता दिखाई ना दे, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज इंसाफ की दुआई के लिए खतूत लिखे मुतअद्दिद वो अपनी आईनी दरखास्तें दायर करे, मगर उसके बावजूद भी करैक्टर असैसिनेशन जारी हो। और फिर हम इसको कंपेयर करें जैसे सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो कार्रवाई थी, अब उनकी जो शिकायत कुनंदा थी उनके खिलाफ क्या किया गया, और फिर उनके साथ रवैया क्या था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, और फिर जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के जो कंप्लेनेंट हैं उन्हें तो बाकायदा काउंसिल की जानिब से मेरे ख्याल में चाय का कप भी पेश किया गया है, और उनसे ऐसा रवैया जो दूसरे जज से मुतल्लिक था ऐसा नहीं रखा गया। तो फिर काजी साहब खुद भी रेफरेंस का शिकार रहे हैं, उन्होंने बड़ा तवील अपना केस लड़ा, तकरीबन 2 साल उनका ये केस चलता रहा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जब काजी साहब के बकौल के जी सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ करवा रही थी,
इस किस्म का रवैया उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं अपनाया था जो वो अपना रहे हैं इस वक्त, तो यकीनन उनको इस चीज़ को ज़रूर खातिर मिलाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वसीम साकिब बशीर साहब का और वसीम मलिक साहब का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कल मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।